सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को शो करती है वो फीमेल फिगर। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। एंटी इंपीरियल मूवमेंट वाज बिलोंग्स टू नेशनलिज्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द विजुअलाइजिंग ऑफ अ नेशन। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो गया, न्यू ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हम लोग उस कंट्री को विजुअलाइज करने के लिए उसको एक फेस देंगे? हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन? फेस देंगे कैसे? क्या उस कंट्री का आँख नाक मुंह बना देंगे और बोलेंगे हाँ भाई देखो ये हमारा चलता फिरता फ्रांस रहा? नहीं। तो हम लोग उस कंट्री को विजुअलाइज करने के लिए एलिगरी का यूज़ करेंगे। एलिगरी इट मीन्स अ इमेजिन फिगर। जिस तरीके से इंडिया को शो करने के लिए हम लोग भारत माता की इमेज का यूज़ किए थे, तो उसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी को भी शो करने के लिए एक फीमेल एलिगरी का यूज़ करेंगे। अब आप लोग पूछोगे कि ना फीमेल को राइट्स दिया गया, ना फीमेल के डिमांड्स को पूरा किया गया, लेकिन जब बात आती है एलिगरी की, जब बात आती है टू विजुअलाइजिंग अ नेशन की, तो वहाँ पे फीमेल फिगर को ही क्यों यूज़ किया जाता है? जस्ट बिकॉज द क्वालिटीज़ दैट एसोसिएटेड विथ फीमेल्स आर वेरी प्योर एंड मदरली। और जो मातृत्व की भावना आती है वो फीमेल से ही आती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है रिलेटेड टू देयर सोल। क्लियर है? तो चलिए, ये जो एलिगरी का आइडिया था, एलिगरी मतलब द इमेजिन पिक्चर, द इमेजिन पिक्चर, ये जो एलिगरी का आइडिया था ये 18th एंड 19th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 18th एंड 19th सेंचुरी में आया था। टू पर्सोनिफाइंग अ नेशन, यानी कि नेशन को हम लोगों को एक फेस देना है, लोगों के बीच में शो करने के लिए कि ये हमारा नेशन है। तो ये जो आइडिया था टू पर्सोनिफाई द नेशन, ये आइडिया 18th एंड 19th सेंचुरी में आया। क्लियर है? अब नेशन को शो करने के लिए हम लोग फीमेल फिगर का यूज़ करने लगे। फीमेल फिगर का यूज़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत मदरली होती है और प्योर सोल की होती है। ठीक है? और फीमेल फिगर क्या की, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे दी। एब्स्ट्रैक्ट से क्या बना दी? कॉन्क्रीट फॉर्म में बना दी। इट मीन्स कि कुछ जो छुटपुट आइडियाज़ होते हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो उन सबको एक जगह यूनाइट करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। क्लियर है? तो फीमेल फिगर क्या क्या की? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से कॉन्क्रीट आइडिया में बदल दी। नेक्स्ट, इसीलिए फीमेल फिगर को एज द एलिगरी ऑफ द नेशन डिनोट कर दिया गया कि हम लोग जब भी एलिगरी ऑफ अ नेशन बनाएंगे तो हम लोग किसी एक प्रोमिनेंट फीमेल फिगर को लेके चलेंगे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फीमेल फिगर एज द एलिगरी ऑफ अ नेशन लिया गया वो लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को शो करती है। कैसे करती है वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को शो करती है वो फीमेल फिगर। यानी कि हम लोग किसी भी नेशन को विजुअलाइज करने के लिए जो एलिगरी यूज़ करते हैं, जो फीमेल एलिगरी का यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स और सिंबल से डिनोट करता है हमारे नेशन को। जिस तरीके से एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यूज़ किया था? ट्राई कलर फ्लैग का। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि नेशन को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग एलिगरी का यूज़ करते हैं। एलिगरी, फीमेल एलिगरी का यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज दे शो द रियल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दे शो द रियल फीलिंग ऑफ अ मदर नेचर। क्लियर है? अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फीमेल एलिगरी हम लोग यूज़ करेंगे वो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को शो करेगी। कैसे करेगी अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करते हैं एलिगरी ऑफ फ्रांस का, यानी कि फ्रांस को विजुअलाइज करने के लिए
किस फीमेल फिगर को एज अ एलिगरी चूज किया गया? उस फीमेल फिगर का यानी कि उस फीमेल का क्या नाम था? मैरियन। मैरियन को ही क्यों चूज किया गया? जस्ट बिकॉज मैरियन वॉज द पॉपुलर नेम एट दैट टाइम। उस वक्त मैरियन जो है ये एक बहुत पॉपुलर नेम था और मैरियन का जो ड्रेसेस था वो जो वियर करती थी वो लिबर्टी को, जस्टिस को शो करता था। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये रहा मैरियन का इमेज। तो आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि इसका रेड कैप जो है वो शो करता है लिबर्टी को, एज रेड कैप एंड ब्रोकन चेन शोज द लिबर्टी। इसका जो ट्राई कलर ये जो दुपट्टे जैसे ली हुई है वो शो करता है हमारे जस्टिस को। सो इस तरीके से मैरियन के इमेज को दिखा के ये बोला गया कि मैरियन का जो ड्रेस है वो हमारे फ्रांस के लिबर्टी को, उसके जस्टिस को, उसके रिपब्लिक को शो करता है। इसीलिए मैरियन को एज अ एलिगरी ऑफ अ नेशन चूज किया गया। क्यों? क्योंकि उसका रेड कैप लिबर्टी को शो करता था, ट्राई कलर एंड कोकेट। कोकेट मतलब वो जो कैप के ऊपर में लगाया जाता है ना, इस तरीके से जैसे निकला हुआ रहता है, उसको कोकेट बोलते हैं। तो पिक्चर में आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्लियरली विजुअलाइज है। सो वो उसका ये 3 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट शोज द नेशन। विच नेशन? फ्रांस। इसीलिए मैरियन को एज अ एलिगरी ऑफ अ नेशन चूज किया गया। अब मैरियन का जो इमेज है वो स्टैम्प्स पे और कॉइन्स पे छपने लगा टू पर्सोनिफाई द नेशन, और लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ, मैरियन एक ऐसा सिंबल है जिससे हम लोग अपने नेशन को पर्सोनिफाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने नेशन को एक फेस दिए हैं टू शो that our nation is also unified, our nation is also republic, becomes republic। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था फ्रांस की एलिगरी। कौन था? मैरियन। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एलिगरी ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एलिगरी किसको लिया गया? जर्मनी का एलिगरी जर्मेनिया को लिया गया। जर्मेनिया वॉज ऑल्सो अ फीमेल फिगर, जर्मेनिया वॉज ऑल्सो अ फीमेल एलिगरी। देखिए जर्मेनिया किस तरीके से नेशन को शो करती थी एज अ फीमेल एलिगरी, किस तरीके से जर्मनी को पर्सोनिफाई करती थी। तो जैसा कि आप लोग जर्मेनिया का पिक्चर देख रहे हैं, ये क्राउन पहनती थी दैट वाज मेड ऑफ ओक लीव्स, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ हीरोइज्म। वो ओक लीव्स का बना रहता है जो हीरोइज्म को शो करता है। उसके हाथ में ऑलिव ब्रांचेस रहते हैं जो ये बताते हैं कि हम लोग शांति भी ला सकते हैं। इट शोज द विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि वॉर के साथ साथ हम लोग शांति से भी नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर ला सकते हैं। द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग बहुत सारे सिंबल्स का नाम देख रहे हैं और वो क्या शो करते हैं ये भी देख रहे हैं। ये पिक्चर, ये टेबल आप लोगों के NCERT बुक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि एक नेशन को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग फीमेल एलिगरी का यूज़ करते हैं। और फ्रांस की फीमेल एलिगरी कौन थी? मैरियन। जर्मनी की फीमेल एलिगरी कौन थी? जर्मेनिया। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म के बीच का डिफरेंस क्या है? नेशनलिज्म, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें हमको अपने देश से बहुत प्यार है, अगर सिटीजन्स बोलते हैं कहीं के कि हमको अपने देश से बहुत प्यार है, वो नेशनलिज्म हो गया। बट अगर वही लोग अपने नेशन के लिए दूसरे नेशन पे हावी हो जाते हैं, वो इम्पेरियलिज्म हो गया। मतलब कि हमको मेरा ये चीज़ बेस्ट है तो ये नेशनलिज्म कहलाएगा, बट मेरा ये चीज़ बाकी सारे चीज़ों से सबसे बेस्ट है, वो इम्पेरियलिज्म हो जाएगा। नेशनलिज्म वॉज वंस ओननेस एंड कनेक्शन, बट imperialism is one
own nation is dominating the power of the other nation. क्लियर है? सो तो नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी के लास्ट होते होते इम्पेरियलिज्म में बदलने लगा कि किस तरीके से लोगों का जो नेशनल फीलिंग है, नेशनल सेंटिमेंट से वो वॉर में क्रिएट होने लगा। और उसके बाद लोग हर वक्त रेडी रहते थे वॉर करने के लिए कि नहीं, मेरा देश सबसे अच्छा है, इसके लिए तो चाहे जो हो जाए। और अपने कंट्री को, अपने नेशन को एक्सप्लोसिव वे में यानी कि स्प्रेड करने के लिए उन लोगों के अंदर इम्पेरियलिज्म का भावना आ गया कि मेरा नेशन अच्छा है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे ओवर अदर नेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म था क्या? नेशनलिज्म इट मीन्स वन ओननेस एंड कनेक्शन टू अ नेशनल फीलिंग, नेशनल सेंटिमेंट्स, एंड इम्पेरियलिज्म दैट connection was converted into war to spread the power over other nation. That was imperialism. अब कुछ मेजर यूरोपियन पावर्स जो हैं वो क्या करते थे कि अब ठीक है, चलिए फ्रांस का यूनिफिकेशन हो गया, फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया, तो कुछ मेजर यूरोपियन पावर्स क्या किए कि वहाँ के पीपल को, यूरोपियन सिटीजन्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किए ताकि उन लोगों के अंदर इम्पेरियलिज्म की भावना आए। नेशनलिज्म तो था ही, तभी देश आज़ाद हुआ। इम्पेरियलिज्म की भावना आए और जिसके वजह से यूरोपियन जो है, यूरोपियन सोसाइटीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ अपना एक्सपैंड करे दूसरे कंट्री के ऊपर ताकि उनका पॉलिटिकल पावर बढ़े। बाल्कन्स आज के डेट में कौन कौन से कंट्री है जो उस वक्त एक कॉम्बाइंड जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर बाल्कन्स कहलाते थे? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। बहुत अजीब अजीब नाम है। चलिए, अजीब अजीब नाम है लेकिन पढ़ना है। तो ये आज के प्रेजेंट कंट्री है जो कॉम्बाइंड टेरिटरी में रह के उस वक्त यानी कि इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी तक क्या थे? कंबाइंडली दे नोन एज बाल्कन्स। उसको हम लोग बाल्कन्स बोलते थे और बाल्कन्स में जो लोग रहते थे उनको हम लोग स्लाव्स बोलते थे। क्लियर है? बाल्कन्स में जो लोग रहते थे उनको हम लोग स्लाव्स बोलते थे। अब ये जो बाल्कन है इसके अंदर जब यूरोप मैनिपुलेट कर रहा था वहाँ के सिटीजन्स को, जब फ्रांस, जर्मनी, इन सब का जब यूनिफिकेशन हो गया यानी कि यूरोप धीरे धीरे अब फुल्ली इंडिपेंडेंट होने लगा, तो बाल्कन्स में जो लोग रहते थे आफ्टर 1871 उनके अंदर इम्पेरियलिज्म का भावना जागने लगा। एंड बाल्कन्स वर अंडर ओटोमन एम्पायर। बाल्कन्स किसके अंदर था? ओटोमन एम्पायर के अंदर था। तो जब बाल्कन्स देखा कि सारा कंट्री अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहा है तो हमको भी अलग होना है, तो जो आज आप लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे सारे कंट्रीज़, मैं दोबारा नाम नहीं लूँगी, छोटे छोटे सारे कंट्रीज़ जो एज अ कंबाइंड टेरिटोरियल कम्युनिटी के अंदर बाल्कन्स कहलाते थे वो ओटोमन एम्पायर के अंदर था। और ये भी आज़ादी चाहता था, यानी कि किसी भी बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कि चलिए ये अगर हमारा बाल्कन्स है, टोटल ये पूरा अगर बाल्कन्स है तो कुछ कम्युनिटी यहाँ रहती है, कुछ कम्युनिटी इसी सेम कल्चर की यहाँ रहती है, तो ये लोग देखें कि हम लोगों का भी डाइवर्सिटी बहुत पूरे बाल्कन्स में फैला हुआ है, तो हम लोग भी एक कम्युनिटी का एक होके एक सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये सेपरेट नेशन का जो आइडिया है, यानी कि जो इंडिपेंडेंस चाहते थे ये लोग, वो आइडिया कब आया? तो आफ्टर 1871। ठीक है? अब ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बाल्कन्स जो है वो एक्सपैंड होना शुरू कर दिया, अपने आप को एक्सप्लोजिव करने लगा। चलिए देखते हैं कि वो कैसे हुआ। तब तक आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों ने क्या देखा कि बाल्कन वॉज अंडर ओटोमन एम्पायर, और उसके अंदर आज की डेट में जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो एज अ कंबाइंड टेरिटोरियल कम्युनिटी के अंदर बाल्कन्स कहलाएं। बाल्कन्स के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनको हम लोग स्लाव्स बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लाव्स बोलते थे।
तो बाल्कन ओटोमैन एम्पायर के अंदर था। ओटोमैन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, ओटोमैन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ? फ्रॉम द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। जब रोमांटिक नेशनलिज्म का भावना आया लोगों के अंदर तो ओटोमैन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब इन सब के डिसइंटीग्रेशन के बाद बाल्कन का जितना भी कंट्री था वो देखने क्या लगा कि हमारा कुछ कल्चर इस पार्ट में है, कुछ कल्चर उस पार्ट में है, तो हम लोग अपने एक कल्चर को, यानी कि जो जो कॉमन कल्चर है उसका एक अपना सेपरेट नेशन बना लेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे वॉर के थ्रू इंडिपेंडेंस के लिए वॉर होने लगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ इम्पेरियलिज्म, और उसका जो आइडिया वो एक्सप्लोर होने लगा पूरे कंट्री में, ठीक है, वो पूरे टेरिटरी में, कि हम लोगों को अपना एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज क्या चाहिए, एक सेपरेट नेशन चाहिए, और सारा कंट्री अलग अलग होके इंडिपेंडेंट होने लगा। तो सारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ था जो नेशनलिज्म के बाद इम्पेरियलिज्म पे आ चुका था, फ्रॉम द मैनिपुलेशन पावर ऑफ यूरोपियन पावर्स, तो वन बाय वन क्या होने लगा, उसका इंडिपेंडेंस होने लगा, वो सारा कंट्री इंडिपेंडेंट होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद बाल्कन्स कैसे शो किया कि हमारा एक कॉमन कल्चर है, तो वो चला गया अपने पास्ट में, अपने हिस्ट्री में, और वहाँ जाके क्या बोलता है कि एक टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट थे, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो टेरिटोरियल कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट था, बट by some major powers, by some major foreign powers, वो लोग क्या कि हमारे ऊपर डोमिनेट कर दिए, इसीलिए आज हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसीलिए आज हम लोग कॉलोनाइज्ड हैं। क्लियर है? तो वो लोग क्या कहाँ चले गए अपने हिस्ट्री में, और वहाँ जाके बोले कि एक टाइम पे हम लोग भी इंडिपेंडेंट थे, बट फॉरेन पावर्स के डोमिनेशन के बाद हम लोगों का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गया। और इस तरीके से ये सारा कुछ करके बाल्कन्स का जितना भी छोटा छोटा कंट्री है वो अपना लॉस्ट खोया हुआ इंडिपेंडेंस जो था वो उनको वापस मिल गया। बाल्कन्स का जो एरिया है वो धीरे धीरे मतलब इंडिपेंडेंस के लिए एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, एक वॉर में क्रिएट हो गया कि हमको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको इसके बेसिस पे, हमको लैंग्वेज के बेसिस पे चाहिए, और हमको कल्चर के बेसिस पे चाहिए। तो इस तरीके से उन लोगों के बीच में एक बिग राइवलरी क्रिएट हो गई, यानी कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे वॉर्स होने लगे, बहुत सारा लड़ाई होने लगा। और इसी बीच में कुछ पावर्स, यानी कि रशिया हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब क्या करने लगे, तो ये लोग अपना इम्पेरियलिज्म शो करने लगे। मतलब कि अगर यहाँ पे बाल्कन्स है तो इसके सारे छोटे छोटे कंट्री क्या होने लगे, आपस में इंडिपेंडेंट होने लगे। ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब वो यहाँ से रशिया आ रहा है, यहाँ से जर्मनी आ रहा है, यहाँ से ऑस्ट्रो हंगरी आ रहा है, तो ये लोग क्या बोला कि हम लोगों का भी अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो वो लोग भी क्या किया कि ये सोचा कि हमारा भी अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन है, चलो हम लोग इसको और एक्सप्लोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नेशन तो एकदम बेस्ट है। तो इस तरीके से उसके इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ कुछ मेजर पावर्स जो है, जैसे रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ये सब क्या करने लगे, अपना पावर शो करने के लिए, यानी कि अपना डोमिनेशन लाने के लिए उसके ऊपर हावी होते गए। और ये जो प्रोसेस चला वॉर का, वॉर से बाल्कन्स इंडिपेंडेंट हुए, बाल्कन्स के बाद कुछ मेजर पावर्स उनके ऊपर डोमिनेशन लाने लगे, तो जितना भी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट फैला, जितना भी वॉर क्रिएट हुआ, तो ये बाद में जाके एक बिग वॉर में क्रिएट हो गया। एंड फाइनली दिस वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फाइनली वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे आया ये समझ में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, इसका डेट आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डालोगे। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे इम्पेरियलिज्म में बदल गया, और ये जो यूरोप में डिज़ास्टर का बहुत बड़ा कारण बना इन 1914। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि नेशनलिज्म का कोई यूज़ नहीं था, इज नेशनलिज्म इज ऑफ नो यूज़।
तो चलिए देखते हैं नेशनलिज्म। चलिए, ऐसा तो नहीं है कि नेशनलिज्म का कोई यूज़ ही नहीं था। अगर नेशनल सेंटिमेंट्स, अगर नेशनल फीलिंग्स ही नहीं आता तो नेशनलिज्म के बाद इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता? क्लियर है? तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं जो यूरोपियन पावर के अंडर थे इन द 19th सेंचुरी, वो लोग नेशनलिज्म, वो लोग इंपीरियलिज्म के आइडियाज़ को अपोज करना स्टार्ट किए और उन्होंने बोला कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो हैं वो नेशनलिज्म को बिलोंग करते हैं, यानी कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट वॉज बिलोंग्स टू nationalism. Without imperialism also we create or we form a independent nation state. So to form a independent nation state there was a concept of sense of collective belongings. याद कीजिए, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था द आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी कि किस तरीके से लोग एकजुट होके अपने एक कॉमन क्राइटेरिया को लेके उसके बेसिस पे इंडिपेंडेंट पाना चाहते थे। तो यानी कि इंपीरियलिज्म के अलावा अगर हम लोग सिर्फ नेशनलिज्म की बात करें तो अगर हम लोग कलेक्टिव होके कॉमन किसी एक कॉमन फॉर्म को के बेसिस पे नेशन स्टेट बना सकते हैं। वी मेड अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बाय द आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। और ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का और नेशनलिज्म का, ये धीरे धीरे नेशनल, नेचुरल और यूनिवर्सल के रूप में पूरे वर्ल्ड में छा गया। और क्या बोला गया कि विदाउट इंपीरियलिज्म वी ऑल्सो फॉर्म अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का नोट्स, इस पार्ट का नोट्स मैं इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ विथ न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।